यूपी पॉलिटी सीरीज में हम लोग यूपी की पंचायत व्यवस्था को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर हमने प्रथम भाग में इसके प्रथम खंड को डिस्कस कर लिया है और आज हम इसके 4 भागों में से दूसरे भाग को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम मुख्य रूप से पंचायत की पूरी व्यवस्था को यूपी के अंतर्गत देखेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम लोग यूपी और स्टेट बिहार PCS की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसी में यूपी सीरीज की पंचायती व्यवस्था के भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम भाग 2 का अध्ययन करते हैं तो भाग 1 के अध्ययन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, या हमने अध्ययन कर लिया था इस बात का कि क्या क्या संवैधानिक प्रावधान थे और यूपी के परिप्रेक्ष्य में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय राज्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों का विकास किस किस चरणबद्ध तरीके से हुआ है। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं यूपी पंचायत व्यवस्था में, तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप पहले लेक्चर्स के साथ गो थ्रू हो जाइए, अन्यथा यह लेक्चर समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। हालांकि समस्या इतनी बड़ी भी कोई नहीं आएगी, लेकिन है एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग या बृहद समझ जो बननी चाहिए थी, संभवतः वह नहीं बन पाएगी। तो अगर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जहाँ हम स्पेसिफिकली पंचायत को ही देखेंगे, तो अगर पंचायत को स्टार्ट करेंगे, चूंकि यह राजनीतिक विंग है, यह राजनीतिक विस्तार है, तो इस राजनीतिक विस्तार में जो प्रारंभ करेंगे वो यूपी के राजनीतिक मानचित्र से ही प्रारंभ करेंगे। और हम इस मानचित्र का अध्ययन कई बार कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत यूपी के अपने 75 जिले हैं, 18 संभाग अर्थात कमिश्नरीज हैं, इसके साथ ही 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हैं। हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है, जहाँ पे हम सीमा साझा करते हैं, यूके के साथ साझा करते हैं, बिहार के साथ साझा करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। इसके साथ अपने पास राजस्थान है, जहाँ पे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एक ऐसे स्टेट जिसके साथ हमारा केवल 1 डिस्ट्रिक्ट है, वो कहलाता है हिमाचल प्रदेश, और सहारनपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। दिल्ली NCR के साथ हमारे साथ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बॉर्डर शेयर करते हैं। इन सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर मैं यूपी के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर चुके हैं, तो यूपी के भौतिक विभाजन में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जहाँ पर उत्तर का शिवालिक का क्षेत्र है या तराई का क्षेत्र है, मध्य गंगा के मैदान है, और दक्षिण में पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि पट्टी का क्षेत्र है। इस प्रकार से यूपी का ये भौतिक और राजनीतिक विभाजन हम करते हैं, जहाँ पर हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो मानचित्र है वो यहाँ पर उपलब्ध है। अगर इसी पॉलिटिकल मानचित्र में हम यूपी के अब पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं और अगर हम उसको प्रारंभ करते हैं, तो हमको मिलता है कि यूपी की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 3 पंचायती राज स्तरों से होकर निकलती है। जहाँ पर अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे ऊपर हमको मिलता है जिला स्तर पर, फिर हमको मिलता है ब्लॉक स्तर पर जिसको हम खंड बोलते हैं, और फिर हमको मिलते हैं ग्रामीण स्तर पर। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था जैसी बलवंत राय समिति ने अपनी अनुशंसा करी थी कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी में एक क्लॉज ये भी था कि अगर राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है इस विषय के संबंध में, तो राज्य फिर निर्धारित कर सकता है कि उसको 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखनी है, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखनी है। इसके साथ राज्य इस बात को लेकर भी स्वतंत्र है कि वो 3 रखेगा या 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखेगा। इसमें आप पश्चिम बंगाल के मॉडल को स्टडी करके अपने मत को यहाँ पर बता सकते हैं कि वो कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुसरण यहाँ पर करते हैं। तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, तो सबसे छोटी इकाई है वह ग्रामीण स्तर पर है। जब ग्रामीणों का एक समूह बन जाता है, ग्राम का एक समूह बन जाता है, तो हम उसको एक ब्लॉक बोलते हैं, जहाँ पे ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट ऑफिसर मिलता है, यानी कि खंड विकास अधिकारी आपको मिलता है। और इसके बाद हमको मिलता है जिला, और हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में जो जिला होता है वही इसकी प्रशासनिक इकाई होती है। अर्थात प्रशासनिक इकाई पर स्थानीय स्तर पर जो पंचायती व्यवस्था लगाई गई है, उस पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल निचले स्तर पर ग्राम लेवल तक उतारा गया, अर्थात ग्राम के स्तर तक उतारा गया। तो ये 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था हमको भारत के राज्यों में देखने को मिलती है। इस 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो प्रावधान करा गया था वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से करा गया, जिसका अध्ययन कर चुके हैं, जिसके माध्यम से 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है और 29 विषयों को यहाँ पे हस्तांतरित करा गया है। हमने फिर ये भी पढ़ा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अपने आप में उदाहरण है, अर्थात केंद्रीकरण के विरुद्ध में, और यहाँ पर सत्ता को हस्तांतरित किया जाता है छोटे लेवल पर, यानी कि ये पावर ऑफ डिवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल हम लोग के सामने निकल कर आती है। पंचायती राज व्यवस्था हमने ये भी डिस्कस करा कि जब पंचायती राज व्यवस्था हमारे सामने आएगी तो ये व्यक्ति को इंश्योर करता है, नागरिक को इंश्योर करता है कि हाँ, इस राज्य के निर्णय क्षमता में या निर्णय की प्रक्रिया में मेरी भी सहभागिता है, और फिर राज्य और नागरिक के बीच में एक सह संबंध या सामंजस्य का संबंध स्थापित होता है, और उसमें जो नागरिक होता है वह राज्य के नीति निर्देशन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करके अपना विश्वास राज्य में, और इस प्रकार से राज्य का जो विकास होता है वह प्रौढ़ स्तर पर बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, अगर हम संविधान के अनुच्छेद 12 को देखते हैं, तो जहाँ पे हमने जो राजनीतिक परिभाषा है राज्य की, उसका व्याख्यान हमको मिलता है। तो राज्य की राजनीतिक परिभाषा में हमको मिला था केंद्रीय विधायक और कार्यपालिका होती है, जिसमें भारतीय संसद और भारतीय कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद,
इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति और महान्यायवादी आते हैं। इसके साथ फिर हमको मिलती है राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्य विधायिका में हमारे यूपी के गवर्नर हो जाएंगे, विधान परिषद हो जाएगी, विधानसभा हो जाएगी। इसके साथ ही कार्यपालिका में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उनकी राज्य मंत्री परिषद हो जाएगी। इसके साथ ही राज्यपाल हो जाएंगे और फिर चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं राज्य के महाधिवक्ता। अब जो तीसरा स्तर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमको संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में मिलता है, जहाँ पे हमारे पास स्थानीय निकाय में पंचायत और नगर निकाय है। और आज इसी स्थानीय निकाय की परिभाषा में हम पंचायत को उसके 3 स्तर से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। चौथा हमारे पास आता है सार्वजनिक उपक्रम और अन्य विधि सम्मत निकाय। अब अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत हमको भारतीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान देखने को मिलता था मूल संविधान में। इसके बाद आया वर्ष 1993 और वर्ष 1993 के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन किया गया। वर्ष 1993 के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243A से 243O तक आपको पंचायत के संबंध में संविधान अनुच्छेद के प्रावधान मिलते हैं। और इस प्रकार से ये कुल 16 अनुच्छेद हो जाते हैं जो प्रावधान करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का भारत के अंतर्गत। इसके साथ ही हमने ये भी जाना था कि 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय के साथ ही यहाँ पर 29 विषयों को पंचायतों को ट्रांसफर हस्तांतरित करे गए, अर्थात डिवोल्यूशन ऑफ पावर करा गया है। और यहीं से ये लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट था, अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर सामने निकल कर आता है। तो अगर पंचायत नहीं होती है तो वास्तव में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संपूर्ण समावेशी मानचित्र हम लोग के सामने निकल कर आता है, या एक संपूर्ण समावेशी चित्र जो निकल कर आना चाहिए था वो अभी तक निकल के नहीं आ पाया था। अगर मैं पंचायतों का इतिहास अपने पिछले लेक्चर में देखा था तो हमने वहाँ पे उसकी समितियां और संबंधित प्रावधानों का चर्चा और परिचर्चा करी थी, जिसके माध्यम से हमने एक समग्र मानचित्र बनाने का प्रयास करा था कि वास्तव में पंचायतों का विकास कैसे कैसे होता है। और जब एलन सिंघवी कमेटी आती है, एलन सिंघवी समिति आती है, तो वह समिति अनुशासन करती है कि अगर इसका पूर्ण रूप से और क्रियान्वित तरीके से अनुपालन करवाना है तो आपको इसको संवैधानिक प्रावधान देना पड़ेगा। उसी संवैधानिक प्रावधान में यह 73वां संविधान संशोधन 1993 में करके अनुच्छेद 243A से 243O तक प्रावधान करा गया है और 11वीं अनुसूची को जोड़कर 29 विषयों को यहाँ पर पंचायतों को हस्तांतरित करा गया। अब आगे की ओर देखते हैं। तो अगर इससे कालक्रम की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया वर्ष 1947 में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया कब से? वर्ष 1947 में। और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी प्रक्रिया में वर्ष 1955 में क्या हुआ, जो पंचायत न्यायालय का नाम यहाँ पर इसको दे दिया गया था, अर्थात न्याय व्यवस्था भी यहाँ पे कर दी गई थी, उसका नाम परिवर्तित करके न्याय पंचायत कर दिया गया। तो जो पंचायत का न्यायालय था उसको अब न्याय पंचायत कर दिया गया था, यानी कि मुख्य उद्देश्य अब न्याय के स्तर पर आकर टिक गया था। फिर 1957 का वर्ष आया जब बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई। और हमने कहा था कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना इस उद्देश्य के लिए होती कि उसको एक निरीक्षण करना था, पुनर्निरीक्षण करना था कि जो वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च करा गया था वह क्या कारण है कि वह असफल सिद्ध हो गया। और वह असफल सिद्ध हुआ था तो उसी का निरीक्षण करने के लिए ये बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसने 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का अनुशंसा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से की थी। तो ये था उत्तर प्रदेश में कालक्रम। अगर इसी कालक्रम का हम और देखते हैं तो क्या होता है कि वर्ष 1961 का समय आता है और वर्ष 1961 में आता है राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश ब्लॉक समिति तथा ग्राम परिषद अधिनियम, अर्थात उत्तर प्रदेश ब्लॉक कमिटीज और ग्राम परिषद द विलेज काउंसिल एनेक्टमेंट 1961 पारित करा गया। और इसके माध्यम से वर्ष 1962 में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करा गया है। ध्यान रखिए वर्ष 1993 नहीं है, यानी कि अभी भी यहाँ पे संविधान संशोधन का कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं था। तो यह जो भी होता है वह राज्य की विधि के स्तर के आधार पर होता है। तो 1961 में एक अधिनियम पारित करा गया और वर्ष 1962 से इस अधिनियम को जो पारित किया गया था उसके प्रावधानों को यहाँ पे लागू कर दिया गया। फिर आ जाता है वर्ष 1992, क्योंकि एलन सिंघवी बनी थी वर्ष 1985 में, जिसने अनुशंसा करी थी कि इसको संविधान संशोधन की उपाधि मिलनी चाहिए, संविधान संशोधन का सुरक्षा इसको मिलनी चाहिए। तो इसी कालक्रम में वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन लगाया गया और पंचायत निकाय को संवैधानिक उपाधि यहाँ पर प्रदान करी गई। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243A से 243O तक यहाँ पर आपको पंचायतों के विषय में देखने को मिले। और फिर आता है वर्ष 1994 और इसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन 1994, इसको ध्यान रखिएगा,
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन 1994 पारित करा गया और जिसके साथ 22 अप्रैल 1994 से यह अस्तित्व में आ जाता है। अर्थात इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 22 अप्रैल 1994 को 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आती है। तो ये वर्ष हमको ध्यान रखने पड़ेंगे जो 73वां संविधान संशोधन आता है और उसका क्रियान्वयन 22 अप्रैल 1994 से हो जाता है। यानी कि जो 73वें संविधान संशोधन के संवैधानिक प्रावधान थे उनका अनुसरण करते हुए 22 अप्रैल 1994 से पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आती है। तो ध्यान रखिए कि भारत एक संघीय प्रणाली के अंतर्गत चलता है, यानी कि कुछ विशेष प्रावधानों को छोड़कर राज्यों को बाधित नहीं करा गया। तो राज्यों की अपनी स्वविवेक शक्ति के आधार पर निर्णय उन पर छोड़ा गया है कि जो प्रावधान संविधान के माध्यम से करे गए वो उनको किस किस और कब कब रूप में उनको लागू करते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं। अगर 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो हमको पता था कि ये जिला स्तर पर हमको मिलेगी, ब्लॉक स्तर पर हमको मिलेगी और ग्रामीण स्तर पर हमको मिलती है। ग्रामीण स्तर का जब एक समूह बनता है तो वो एक ब्लॉक बनता है। उदाहरण के लिए अगर 10 ग्राम है, उदाहरण के लिए अगर 10 गांव है, जस्ट अ मिनट, उदाहरण के लिए यदि 10 गांव है तो उनका एक क्लस्टर बनेगा तो उसको बोला जाएगा ब्लॉक और 10 ब्लॉक का क्लस्टर बनके बनता है जिला स्तर पर पंचायती व्यवस्था को लागू करा जाता है। और इस प्रकार से यह पंचायती व्यवस्था यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से वर्ष 1994 से लागू करी गई। अब इसमें जो सबसे टॉप का लेवल या उच्च श्रेणी होती है उसको बोलते हैं जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में कौन होता है? तो जिला पंचायत में एक होता है आपका अध्यक्ष जिसको सामान्य रूप से बोला जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। उसके साथ एक उपाध्यक्ष होता है जिनका चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा होता है। तो चुनाव किसके माध्यम से होगा? जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा से, अर्थात ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से इनका चुनाव करवाया जाता है। तो हम इसको लिख देंगे अप्रत्यक्ष। सही है। तो जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। अब अगर हम नगर निकाय की बात करेंगे तो जो मेयर होता है उनका चुनाव डायरेक्ट है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है वहां पे अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट हुआ है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव अब यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा कराया जाता है। तो जिला पंचायत के जो टोटल वोटर हैं उनके द्वारा जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा और जिला पंचायत सदस्य फिर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और यहाँ पर एक प्रकार से इस राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा खेला हो जाता है, उसको किसी और दिन बात करेंगे। अब अगर ये जिला पंचायत समिति है और जिला पंचायत स्तर पर हमारे पास जिला पंचायत मिलती है तो जो उसके सेक्रेटरी होंगे वो होंगे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ। अगर आप किसी भी जिला मुख्यालय में जाएंगे तो जहां पर भी डीएम आपके बैठे होते हैं उनके आसपास ही उनके सामने ही सीडीओ का ऑफिस होता है। और जब भी कोई डीएम ट्रांसफर होते हैं तो वह अपना चार्ज सीडीओ को लेके देके जाते हैं। जो नए डीएम आते हैं वही सीडीओ से अपना चार्ज लेते हैं। तो मुख्य विकास अधिकारी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिला पंचायत राज्य अधिकारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर इसके सचिव के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। आगे देखिए, आगे जब हम बात करेंगे तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कार्यालय जिला पंचायत अध्यक्ष मध्य प्रदेश में कार्यालय लिया है। तो इस प्रकार से एक लाभ लश्कर के साथ यहाँ पे सरकारी सुविधाएं जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलती हैं। आगे देखते हैं ब्लॉक या खंड पंचायत। अब ये ब्लॉक या खंड पंचायत क्या होती है? तो हमने कहा कि हमारे पास पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, उसमें जो मध्य का स्तर होता है हम उसको बोलते हैं ब्लॉक या खंड पंचायत। तो खंड विकास अधिकारी आपने कई बार नाम भी सुना होगा। तो इसके जो प्रमुख होते हैं उनको बोलते हैं प्रमुख या उप प्रमुख। इसके जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं प्रमुख या उप प्रमुख। खंड विकास परिषद के सदस्यों के चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होते हैं और खंड विकास परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के द्वारा होता है। और ये भी एक प्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण फिर हमारे सामने आ जाता है, ग्राम सभा के द्वारा होते हैं। सचिव का काम कौन करेगा? तो सचिव का विकास करेंगे खंड विकास अधिकारी। इसी को बोलते हैं बीडीओ अर्थात ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ जो हमारे पोस्ट है बहुत कॉमन पोस्ट है। गांव से लेके जिले के उच्च स्तर तक या राज्यों के उच्च स्तर तक ये बड़ी फेमस पोस्ट रहती है और इसको लेके कई प्रकार के आवेदन हर साल किए भी जाते हैं। तो खंड विकास अधिकारी अर्थात ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट ऑफिसर, और ब्लॉक को ही हिंदी में खंड बोलते हैं। आगे की ओर देखते हैं, आगे इसमें हमको क्या मिलता है। तो जब आगे की ओर चलेंगे तो फिर हमको सबसे निचले स्तर पर मिलती है, या बिल्कुल हम कहें धरातल के स्तर पर जो हमको मिलता है वो मिलता है आपको ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो प्रमुख होता है हम उसको बोलते हैं प्रधान। और प्रधान जो हमारे यहाँ शब्द है ये बड़ा ही
विख्यात फेमस शब्द है। जब किसी को प्रधान बोला जाता है तो उसके साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा ऑलरेडी साथ में चलती है और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ उसका अपना राजनीतिक दबाव या राजनीतिक भाव भी, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में पॉलिटिकल वेटेज कहते हैं, वो भी उसके साथ अपने आप में चलता है। तो अगर आपने किसी को बोल दिया प्रधान जी, तो आप उसके साथ एक सम्मान की स्थिति में सामने आ रहे हैं और उसके साथ उसकी पॉलिटिकल वेटेज या सोशल रिकग्निशन को भी रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो प्रधान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो भले ही ये पद उस प्रतिष्ठा से, राजनीतिक मसल्स की प्रतिष्ठा से इतना पावरफुल ना हो, लेकिन जब सामाजिक प्रतिष्ठा में इसकी बात आती है तो प्रधान का पद अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पद हो जाता है। तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, तो ग्राम पंचायत में कौन आते हैं? ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसके रूप से? ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर भी ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगर आपको ग्राम पंचायत में प्रधान बनना है या इसका सदस्य बनना है तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, अगर भारत की विधि अनुसार आपकी आयु 18 वर्ष है तो आप वोटर बनेंगे, मतदाता बनेंगे। 21 वर्ष है तो ग्राम प्रधान या ग्राम सभा के सदस्य आप बनेंगे। 25 वर्ष है तो MLAs बनेंगे, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक बनेंगे विधानसभा के लिए, और लोकसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की योग्यता आपके पास आएगी। 30 वर्ष होंगे तो अब राज्य विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपके पास आएगी। जब 35 वर्ष हो जाएगी आपकी आयु तो आप फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 18 से 35 वर्ष तक आपकी राजनीतिक आयु में अलग अलग राजनीतिक आयु पर आपको अलग अलग दायित्व मिल जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान, अब अगर कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो कार्यकाल जो होगा, जो कार्यकाल रहता है वो समान रूप से 5 वर्ष का ही रहता है। समय से पहले भंग होने पे 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे। अब जो चुनाव करवाए जाएंगे वह करवाए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। जब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे तो आपको ये बताना है कि जो हमारा चुनाव आयोग है, केंद्रीय स्तर का चुनाव आयोग है, वह किस किस के चुनाव करवाता है, और राज्य स्तर का जो चुनाव आयोग है वह किस किस के चुनाव करवाता है। क्या राज्य स्तर का चुनाव आयोग राज्य की परिधि के अंतर्गत ही राज्य स्तर पर चुनाव करवाता है। और इसको लेकर अगर हम 243A से 243O तक जाते हैं तो फिर जो राज्य का चुनाव आयोग है इसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक छोटा सा होमवर्क केवल इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये इंटरैक्टिव सेक्शन बना रहे और आपका भी जो रुचि है इसमें बनी रहे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 33 परीक्षण में आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। आप ध्यान दीजिए, एक होमवर्क आपके लिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था कि एक समिति बनी थी जिसने अनुशंसा करी थी। उस समिति में अनुशंसा हुई थी अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए। वो समिति कौन सी थी? और उस समिति में से अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए भी 33% आरक्षण की प्रावधान यहाँ पे करा गया। और ध्यान रखिए मिनिमम है, इससे ऊपर हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। और दूसरा होमवर्क आपके लिए फिर यहाँ पे यह बन जाता है कि भारत में से कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जो आरक्षण का प्रावधान 33% से अधिक का हो गया, और क्या हमारे पास कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने इस आरक्षण के प्रावधान को 50% तक लेकर आ गए हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए कम से कम 33% की यहाँ पर प्रावधान को रखा गया है। इसके अलावा और क्या संवैधानिक प्रावधान है? तो यह आवश्यक है कि प्रथम बैठक ग्राम पंचायत के अस्तित्व में आने से 30 दिन के अंदर हो जाए। ध्यान रखिए, तो जिस दिन से वह अस्तित्व में आएगी उसके 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की बैठक हो जानी चाहिए। तो 30 दिन के अंदर पहली बैठक हो जानी चाहिए अस्तित्व में आने, यानी कि जिस दिन से ओथ सेरेमनी हुई है, चार्ज लिया है, उस दिन से 30 दिन के अंदर इसकी प्रथम बैठक हो जानी चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक माह के अंतर पर, यानी कि 30 दिनों के अंतर पर समान रूप से बैठक हो जानी चाहिए। वही संवैधानिक प्रावधान में यह प्रावधान हुआ है, विधि सम्मत प्रावधान हुआ है कि किसी भी स्थिति में 2 माह से अधिक का समय अंतराल 2 बैठकों के मध्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर अपने केंद्रीय विधायिका की बात करेंगे तो किसी स्थिति में 6 माह अर्थात 180 दिन से अधिक का अंतराल संसद की 2 बैठकों के मध्य नहीं होना चाहिए। तो वही क्लॉज यहाँ पे लगा है। और जब 2 माह की बात होगी तो ये कहलाते हैं 60 दिन, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 2 माह 31 दिन के हो तो 62 दिन हो जाए, तो नहीं, दिन में उसको क्लासिफाइड करा गया, वर्गीकृत करा गया है। और 6 माह के लिए 180 दिन और 2 माह के लिए 60 दिन, अर्थात किसी भी स्थिति में 60 दिन से अधिक का समय अंतराल ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के मध्य नहीं होना चाहिए। ये कुछ संवैधानिक प्रावधान थे। इसके साथ ही यह कुछ संवैधानिक प्रावधान थे और इसके साथ ही जस्ट अ मिनट, तो हमने कहा 3 स्तर पे जिला पंचायत मिलती है। संविधान 12 अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्य की परिभाषा मिलती है। उसी राज्य की परिभाषा में ग्राम पंचायत का प्रावधान हमको मिलता है स्थायी निकाय के अंतर्गत। भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में भाग 9 के अंतर्गत हमको ग्राम पंचायत का संशोधन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 243 से 243A तक इसका कालक्रम मेरे को मिलता है। अगर हम कालक्रम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से पारित हुआ, 15 अगस्त 1947 को कार्य करना प्रारंभ करा। वर्ष 1955 में जो न्याय पंचायत न्यायालय था उसका नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया और वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात सामुदायिक विकास केंद्र का पुनर्निरीक्षण करने के लिए स्थापित करी गई थी। वर्ष 1961 राज्य सरकार ब्लॉक समिति ग्राम परिषद अधिनियम 1961 पारित करा गया। वर्ष 1962 3 से पंचायती व्यवस्था को लागू करा गया, लेकिन ध्यान रखिए संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं, राज्य स्तरीय विधायिका के प्रावधानों के अंतर्गत एक विधि बनाकर इसका प्रावधान करा गया। वर्ष 1992 73वां संविधान संशोधन पारित करा गया जिसके अंतर्गत अब पंचायतों को संवैधानिक उपाधि प्रदान करी गई है, पंचायत निकाय को संवैधानिक उपाधि दी गई। संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 243 से 243O तक इसका प्रावधान करा गया और इसी में फिर अंत में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 पारित करके 22 अप्रैल 1994 से पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको जिला पंचायत में मिलेंगे। अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है जबकि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा होता है। तो जब जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे तो चुनाव डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा। अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। सचिव सीडीओ या डीपीआर होंगे। यहाँ पर ब्लॉक या खंड स्तर पर प्रमुख तथा उप प्रमुख होते हैं और खंड विकास परिषद के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पे जो बीडीओ होंगे वो ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट ऑफिसर, वही इसके सचिव का काम करेंगे। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं जिनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से करा जाता है और ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 21 वर्ष है। मतदाता होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अब आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष यहाँ पर हो जानी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव करवाया जाएगा और समझिए भंग होने की स्थिति ऐसे आती है जिसमें समय खंड 6 माह से कम का रह गया है तो अब शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा। अब नए स्तर से नई ग्राम सभा के पुनर्योजन गठन के लिए चुनाव करवाया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। प्रथम बैठक आहूत कर ली जाएगी ग्राम सभा के अस्तित्व में आने से 30 दिन के भीतर। इसके बाद प्रत्येक माह के अंतराल पर बैठक आयोजित करी जाएगी और किसी भी स्थिति में बैठक का अंतराल 2 माह अर्थात 60 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर पंचायत से संबंधित आपका कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहां पर लिख सकते हैं। मैं उसका सुगम उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। ये हमने आज पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करा था। ये भाग 2 था यूपी की पॉलिटी में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत, जहाँ पे हमने भाग 2 में पंचायतों का अध्ययन कराया। भाग 3 में हम लेके आएंगे स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और इसके बाद भाग 4 में हम देखेंगे इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न और उनके उत्तर। बने रहिएगा चहल एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। अगर ज्ञान का अर्जन हो रहा है तो लगता है कि गुरुदक्षिणा चाहिए तो उसको अधिक से अधिक साझा करिएगा। मिलता हूं आपके साथ तीसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।